हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जो राजस्थान की प्रमुख राजवंश हैं उनमें कच्छावा और राठौड़ वंश हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पहले, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, आप सबको पता है जयपुर का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। तो देखिए, यहाँ पे इसमें कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है। जयपुर के जो उपनाम है, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, रंगश्री द्वीप, सीवी रमन द्वारा प्रदत्त है। जयपुर की स्थापना कच्छावा नरेश जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 को, और नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। तो ये कुछ डिटेल्स इसके बारे में आपको याद करनी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य जो वास्तुकार और एक नगर नियोजक कौन था? तो दोस्तों, इसके अंदर आपका आंसर आता है विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया। तो याद रखना दोस्तों, ये बंगाली वास्तुविद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आता है। कच्छावा जो राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो दुल्हे राव, ये कौन थे? कच्छावा राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। देखिए, इसके अंदर आपके लिए कुछ चीजें लेके आए हैं। आमेर के जो कच्छा वंश, ढूंढार जिसको अपन बोलेंगे, उनकी स्थापना की थी 1137 में दुल्हा राव ने, ठीक है। इन्होंने मांच, रामगढ़ की मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कच्छा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये काफी बार पूछा है कि इनको हराकर अपनी राजधानी किसको बनाया। तो ये पॉइंट आपको नोट रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगली बात आती है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस वंश की ही अन्य शासक कौन है? कोकिल देव। इन्होंने 1207 ईस्वी में मेणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर आमेर को राजधानी बनाया। प्रश्न क्या आता है? कोकिल देव ने और मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी कौन सी बनाई? आमेर बनाई। और कब बनाई? 1207 ईस्वी में दोस्तों। ये पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आमेर राजा बिहारीमल, बिहारीमल बोल दीजिए इसको, चाहिए चाहे इसको भारमल बोल दीजिए, ये पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ आपका आता है सांभर। कहाँ पे हुआ था? सांभर में हुआ था, ठीक है। आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह है अकबर से। बहुत बार ये प्रश्न आता है, अकबर ने भारमल से भेंट कहाँ पे की? तो सांभर में की, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन और बनता है, कच्छावा जो वंश था, ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों से संधि करने वाला कौन सा वंश था? तो कच्छावा वंश था। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो भारमल थे ना, आमेर के कच्छावा प्रथम शासक थे। इन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्री का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान सांभर में अपनी पुत्री रखाबाई, मानमती, साहिबाई, इनके एक ही नाम है, बाद में इतिहास में बेगम मरियम उस्मानी के नाम से जानी जाती है। इनका विवाह है अकबर से हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये याद रखोगे। रखाबाई, उसी का नाम मानमती भी है, उसी का नाम साहिबाई। किसका विवाह किया? तो आपसे पूछे तो ये वाली बातें आपको बतानी है। और इतिहास में वो किस नाम से फेमस हुई, फिर बाद में बेगम मरियम उस्मानी के नाम से हुई, ठीक है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना, सर्वप्रथम मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला राजपूत परिवार, राज परिवार जो कच्छावा वंशी था, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, कौन सा था? यहाँ पे मान सिंह था। कौन था दोस्तों? मान सिंह ही था, अकबर के नवरत्नों में से एक था वह, ठीक है, जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार में
अफगानों का जो विद्रोह हुआ था ना, उसको दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे भी क्या किया था, आपको याद है क्या, हल्दी घाटी वाले युद्ध में इंटरफेयर किया था। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में मान सिंह ने अहम भूमिका निभाई। मान सिंह की काबुल विजय 1585 के उपरांत अकबर ने उन्हें मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अकबर ने मान सिंह को फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद और राजा की उपाधियों से नवाजा था दोस्तों, ये याद रखना। मान सिंह की मृत्यु कब हुई भाई, 1614 ईस्वी में। कहाँ पे हुई, इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। तो ये 2-3 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे। तो याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह ही थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक मिर्जा राजा जयसिंह थे। ठीक है, यानी 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। मिर्जा राजा जयसिंह किसके शासक बने, आमेर के शासक बने। और इन्होंने 3 मुगल बादशाहों को अपनी सेवाएं दी। बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मुगल बादशाहों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपके प्रश्न आता है कि 3 मुगल बादशाह को सेवाएं देने वाला जो आमेर का शासक या फिर कच्छा वंश का शासक कौन था, तो राजा जयसिंह। याद रख लोगे ना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों को सेवाएं दी थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में करने हेतु बाध्य किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, जून 1600। और इससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। सतसई के रचयिता, सतसई के रचयिता कौन है, बिहारी। ये भी याद रखना, बिहारी किसके रचयिता हैं, सतसई के। तो इसके अनुसार मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये कौन, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, बिहारी सतसई। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो हुरडा सम्मेलन है वो 1734 में आयोजित किया गया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखिए। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठा के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का एक सम्मेलन हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में स्थित है में बुलाया था। ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जनशाल सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए थे। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और जो 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उनमें से भाग लेने वाले शासक कौन से नहीं हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये अच्छे से रट लेना इनको। और ये पॉइंट भी याद रखना, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया। तो दोस्तों, मथुरा था, उज्जैन था, दिल्ली था, उदयपुर में नहीं करवाया। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ विवरण देखते हैं। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करने के उपरांत भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली, जयपुर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं, याद रखना। फिर वहां पे इनके अलावा मथुरा, बनारस तथा उज्जैन में अपनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, ये भी ध्यान रखना। और सवाई जयसिंह ने 1725 कब 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उनका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीद मोहम्मद शाही रखा।
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जीज मोहम्मद शाही वाला। ठीक है, ये तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? कौन सी उपाधि? राज राजेश्वर। तो यहाँ पे आता है मोहम्मद शाह। किस शासक ने? मोहम्मद शाह ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सवाई जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने इनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। मोहम्मद शाह ने सरमद ए राजा ए हिंद, राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधियों से नवाजा था। ये दोनों पॉइंट दोस्तों अच्छे से याद कर लेना अगर आपको नौकरी चाहिए तो। कुछ नजर इस पॉइंट पे भी डालना है। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। 7, वो पहले वाला 3, अब ये वाले 7। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दौला, रफी-उद-दरजाद और रोशन अख्तर, इन 7 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया था। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप हल्का सा अपने माइंड में रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, किसके शासनकाल में? देखो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, महाराजा प्रताप, जय सिंह, मान सिंह और भगवंत सिंह। तो दोस्तों इसमें आपका आता है महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये इनके जो दरबार में हमेशा ये कवि रहते थे। कुछ पॉइंट नोट कीजिए। जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुणीजन। प्रताप सिंह के स्वयं ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे। ओके, प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीतकार की रचना की थी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इस राधा गोविंद संगीतकार की रचना ब्रजपाल ने की थी और किसके संरक्षण में की थी? प्रश्न ये आ सकता है। या फिर राधा गोविंद संगीतकार की रचना किसने की? तो क्या आ गया? ब्रजपाल ने की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? किसकी स्थापना? राम प्रकाश थिएटर। राम प्रकाश थिएटर है कहाँ पर? राम प्रकाश थिएटर जयपुर में है। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय किसके शासनकाल में? महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। कुछ पॉइंट नोट कीजिए। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना की थी। प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना किसने की भाई? राम सिंह द्वितीय ने। कब की? 1878 में। कहाँ की? जयपुर में। ठीक है, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, राठौड़ शब्द किस शब्द से बना है जो दक्षिणी भारत की एक जाति थी? जो दक्षिणी भारत की एक जाति थी। तो राष्ट्रकूट किस नाम से बना है? किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? राष्ट्रकूट से हुई है। पॉइंट को नोट करना है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है जो एक जाति विशेष से लिया गया है जो दक्षिणी भारत में विद्यमान थी। कहाँ थी? दक्षिणी भारत में विद्यमान थी ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपका आता है रावचुंडा। कौन थे भाई? रावचुंडा थे। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ हुई थी। ठीक है, और राव सिंह के वंशज कौन थे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के पुत्र रावचुंडा। राव सिंह के वंशज ब्रह्मदेव के पुत्र रावचुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति का केंद्र मंडोर, किसको? मंडोर को बनाकर उसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला सिंपल सा क्वेश्चन है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की? तो 1459 में की थी। ये सबको आता है। राव जोधा, इन्होंने, देखिए इनका शासनकाल याद रखना 1438 से 1489। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया था।
ठीक है, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृद्ध राज्य की नई राजधानी बनाया, ठीक है। और राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ नामक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। जोधपुर दुर्ग का नाम क्या है? चिड़िया टूक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है और मेहरानगढ़ है, ठीक है दोस्तों। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और ये करवाया किसने? ये राव जोधा ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फारसी इतिहासकार अब्बुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को अस्मत वाला शासक कहा है? किसको अस्मत वाला शासक कहा है? तो मालदेव को अस्मत वाला शासक किसने कहा है? अब्बुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, अब्बुल फजल ने, बदायूनी ने, निजामुद्दीन ने। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि मालदेव को अस्मत वाला शासक किसने कहा है, तो ये फारसी इतिहासकारों ने कहा है, याद रखना दोस्तों। ये भी मालदेव देखिए, पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठा था। ये देखियो, पॉइंट को नोट करना। और इन्हें फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला शासक तथा फरिश्ता व बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। कब लड़ा गया भाई? जनवरी 1544 में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट बताता हूं कि मालदेव की सेना जेतारण या सुमेल के युद्ध में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब कहा कि खुदा का शुक्र है कि इस तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था। और यहाँ पे किस सिचुएशन में कहा था, इस पॉइंट को अच्छे से आपको नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कोपा मारे गए। जेता कोपा कौन से युद्ध में मारे गए? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और जेता कोपा किसके सेनानायक थे? मालदेव के। ये भी काफी बार पूछा जाता है। आगे क्या करे कि बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत विरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी सुमेलगिरी युद्ध में? तो यहाँ पे आता है विरमदेव ने। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टॉपिक बनता है यहाँ पे कि जो शेरशाह सूरी है उसकी सहायता किसने की थी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये जो रूठी रानी है ना, रूठी रानी, इसको इतिहास में कौन, जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? ये भी काफी बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे रानी उमादे, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसलमेर के रावल लूणकरण सेन की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। रानी उमादी कौन थी? जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी, ठीक है। और जोधपुर के शासक मालदेव की रानी थी और अपने मान सम्मान के लिए वो आजीवन मालदेव से रूठी रही। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा और मालदेव की मृत्यु होने पर वह सती हो गई थी। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं और निश्चित रूप से यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में, राव चंद्रसेन कौन थे? मालदेव के पुत्र थे। और चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये वाला था महाराणा प्रताप के बाद में यही है, ठीक है। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये भी याद रखना, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी, यानी कि एक तो पहले तो कौन है? राव चंद्रसेन, दूसरे कौन है? महाराणा प्रताप। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो ये आपका इतिहास की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? दल दमन की उपाधि, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो यहाँ पे दल दमन की उपाधि गज सिंह, आंसर क्या आया? गज सिंह को, ठीक है। किसने? जहांगीर ने।
कौन सी उपाधि? दलदमन की उपाधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि महाराज गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 स्वार का पद देकर भेजा था और इस जीत पर उन्हें दलदमन की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है? अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं। यहाँ पे जो अजीत सिंह थे ना, 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित किया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, और अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में दुर्गादास की सहायता से जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कब किया था? किसकी सहायता से? दुर्गादास की सहायता से। और कब? 1707 में। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। अन्य जो होते हैं ना, अन्य शासक हैं, अब उनके बारे में है। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो गिंगोली का जो युद्ध है वो आपके जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? जयपुर और जोधपुर के बीच। देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो गिंगोली का युद्ध है वो 1807 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ था, जिसमें जयपुर के महाराजा की विजय हुई थी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ठीक है, या तो आपको क्या पूछेंगे, दोनों की जो रियासत है वो पूछ लेंगे, या फिर क्या पूछ लेंगे, शासक पूछ लेंगे, या क्या पूछ लेंगे, डेट पूछ लेंगे। ये ध्यान रखना। एक तो यह युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ था, यानी कि उसके विवाह के रूप में विवाद हुआ था कि भाई इससे विवाह ये करेगा या फिर ये करेगा, उस वजह से ये वाला विवाद हुआ था। तो इसके बाद में जो गिंगोली का युद्ध है उसके बाद ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय हनुमंत सिंह। देखो जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह ने ये कहा था ना उसमें जब एकीकरण हो रहा था, तो यहाँ पे उसने कहा था ना कि आज मेरा शोक दिवस है। ठीक है, किसने कहा था? जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने कहा था, आज स्वतंत्रता दिवस नहीं, आज मेरा शोक दिवस है। ये उस समय कहा था जब एकीकरण चल रहा था। तो ये कौन से शासक ने कहा था? जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के समय जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था तब। ठीक है, और ये काली पगड़ी बांध के आए थे। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्योंकि ये चीजें ना, ये उसमें ये वाला स्टेटमेंट तो काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए महाराजा हनुमंत सिंह देश की आज़ादी के समय मारवाड़ के शासक थे, और हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये मतलब इनका इरादा क्या था कि पाकिस्तान में मिलना, लेकिन जो वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो किस शासक को कलयुग का? रावलूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि बीकानेर के जो राठौड़ वंश के शासक रावलूण कर्ण है ना, वो उनकी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा जाता है इनको। और इनको बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जय चिरोछंद में वर्णित है इनकी उपाधि। बिट्टू सुजा के जो ग्रंथ है ना, राव जय चिरोछंद, ये ध्यान रखना, राव जय चिरोछंद किसके हैं? बिट्टू सुजा के। इनमें इनकी उपाधि के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर दरबार कब लगा था? ये 2 बार तो पूछ लिया गया क्वेश्चन। ठीक है ना, टीचर्स के एग्जाम में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के अंदर। ठीक है, तो कब लगा था? 1570 में। अब आप इसके बारे में देखिए, आपको मैं बताता हूँ। नागौर दरबार की कुछ जो बातें ना वो आपको याद रखनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहली क्या है, मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उनके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की, और नरेश नागौर दरबार में उपस्थित हुए। वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे। जो नरेश नहीं आए उन्हें मनोवर्ती का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। ठीक है, और
अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था और अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा केका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बातें हैं जो आपको नागौर दरबार के बारे में आपको थोड़ा सा नॉर्मली याद रखनी है। आगे क्या, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? किस राजपूत शासक की बात कर रहा है ये ध्यान रखना है। तो महाराजा राय सिंह, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये वाली सारी चीजें सुनना। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की और मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताने का कर्ण उपाधि से नवाजा गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आता है देबारी 1680 में। कहाँ हुई? देबारी 1680 में हुई थी। देखिए 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। ये पॉइंट याद रखना, काफी बार ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि उसमें अब देखो इसमें हुआ क्या नहीं, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ उसमें, ये याद रखना। अब क्यों नहीं हुआ इसमें, देखो यहाँ उसको अर्धशाखा भी बोला जाता है। इसमें जौहर के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा पर अपनी माँ बहनों की कुल वधुओं तथा रानियों महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। अर्धशाखा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वीरों ने केसरिया बाना तो पहना लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया, क्योंकि उनको तो पहले से ही मार दिया था। ठीक है ना। और जोर क्या होता है? जो कूद कर अपनी जान दे देते ना, ऐसे। तो दोस्तों ये वाला अर्धशाखा है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि कहाँ पे अर्धशाखा हुआ था, कहाँ पे रानियों ने जोहर नहीं किया, कहाँ पे केसरिया बाना पहना गया, ये ऐसे कुछ कुल मिला के आपको असमंजस में डाल के इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट सम्राटों को जाटों का अफलातून, किसको? जाटों का अफलातून किसको बोलते हैं? सूरजमल को जाटों का अफलातून बोलते हैं। 18वीं सदी के मध्य राजस्थान में पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों। और बदन सिंह नामक, कौन? बदन सिंह नामक शासक जो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी थी, ये याद रखना ये वाला पॉइंट। और बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने सोधर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण जो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो वंश हैं इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।